Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this video we will be talking about revenue receipts of the government. तो जब गवर्नमेंट अपने बजट को प्रिपेयर करती है तो उसमें वो एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितने रिसिट्स गवर्नमेंट के पास 1 ईयर में आने वाले हैं। अब इन्हीं रिसिट्स को यूज़ करके गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने होते हैं, जैसे फ्लाईओवर बनाने होते हैं, स्कूल्स बनाने होते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, सैलरीज पे करनी होती है। तो वो सब करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ रिसिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ देयर आर सम रिसिट्स जो कि रेकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट के पास आते रहते हैं, एंड देयर आर सच रिसिट्स जो गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करती है। अब अगर पैसों की शॉर्टेज है बट अपने गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करनी है बट पैसे कम पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे बोरो कर सकती है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट को फ्यूचर में वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाएगी। बट अगर ऐसे सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं जो गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करने, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, टैक्सेस पब्लिक गवर्नमेंट को देती है बट गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक को उसका कोई बेनिफिट नहीं देती। जैसे कि आप फ्यूचर में टैक्सेस जब गवर्नमेंट को पे करोगे तो आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली डिमांड नहीं कर सकते कि हमारे एरिया में रोड रिपेयर करो या हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रेगुलरली ब्रेक डाउन होता है उसको इम्प्रूव करो। गवर्नमेंट को जहाँ पे रिक्वायरमेंट नज़र आएगी वहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंगली पैसे स्पेंड करना प्रेफर करेंगे। तो टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, लाइक बोरोविंग्स में जैसे गवर्नमेंट को वो पैसे रिटर्न करने होते हैं। तो गवर्नमेंट को कोशिश पूरी यही करनी चाहिए रेवेन्यू रिसिट से इतना उनका काम हो जाए कि उनको दूसरे रिसिट्स जिनसे उनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है या फिर एसेट्स कम हो जाते हैं, जिनको हम कैपिटल रिसिट्स बोलते हैं, उनका यूज़ कम से कम करना पड़े। तो इस लेक्चर में हम रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में बात करेंगे जिन सोर्सेज से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि पब्लिक को वो पैसा गवर्नमेंट रिटर्न करेगी फ्यूचर में, और ना तो उनके कोई एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का कुछ जा नहीं रहा और फ्यूचर में उनको कोई लायबिलिटी बढ़ भी नहीं रही कि वो पैसे उन्हें पब्लिक को रिटर्न करने होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सच सोर्सेज। रेवेन्यू रिसिट्स वो सोर्सेज हो गए जिनसे गवर्नमेंट के कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं होते और उनकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। मतलब फ्यूचर में आई बिलीव एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड अ लायबिलिटी। एसेट जो चीज़ें गवर्नमेंट को बिलोंग करेंगी, लायबिलिटीज जो गवर्नमेंट को रिटर्न करनी होगी, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट के कोई एसेट्स कम भी नहीं हो रहे और ना तो कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो दोनों ही तरीके से ये एक अच्छे सोर्सेज गवर्नमेंट के एंगल से माने जाते हैं। रेगुलर होते हैं, रेकरिंग होते हैं, और इसमें बेटा मोस्ट कॉमनली टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के बारे में हम बात करेंगे। जो दो बातें आपको इसमें ऑब्जर्व करनी है वो ये कि इसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती कि वो फ्यूचर में पैसे को रिटर्न करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी एंड एसेट डिक्रीज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जा नहीं रहा और गवर्नमेंट की कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी नहीं हो रही पैसों को रिटर्न करने के लिए। एंड देन देर आर टू टाइप्स एज आई वॉज डिस्कसिंग अर्लियर कि इस पर टैक्स और नॉन टैक्स दो टाइप्स के सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है, कोई इसको पे करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको जीएसटी पे करना है, फ्यूचर में जाके आप लोग इनकम अर्न करते हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट आपको उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देगी। आप गवर्नमेंट को टैक्स के एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं करवा सकते कि आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे कि आपकी बिल्डिंग रिपेयर करके दे, आपके नियर बाय रोड को रिपेयर करके दे। गवर्नमेंट को अगर लगेगा किसी रूरल एरिया में रोड बिल्ड करनी ज़्यादा ज़रूरी है तो वो वहाँ पर उस मनी को स्पेंड करना प्रेफर करेंगे। सो दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर। टैक्स गवर्नमेंट के वो रिसिट्स हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, कंपलसरी पेमेंट होती है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट आपको टैक्स के बाद नहीं गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, कंपलसरी है, कोई भी इसकी पेमेंट करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इसको स्पेंड करती है कंट्री के वेलफेयर के लिए, टैक्स पेयर टैक्स को पे कर सकता है और कंपलसरी है, बट उसको डायरेक्ट बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट से यूज़ नहीं करवा सकता कि मैं आपको टैक्स दे रहा हूँ आप मुझे कोई बेनिफिट दो। इट कैन नॉट हैपन दैट वे। अब टैक्सेस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस लेवाए करे जाते हैं कंपनीज पे, इंडिविजुअल्स पे, प्रॉपर्टी पे। अब जो मेरी इनकम है उस पे इनकम टैक्स मैं पे करूंगा। आई कैन नॉट टेल एनी वन एल्स टू पे टैक्स ऑन माई बिहाफ। मैंने इनकम अर्न करी है तो मैं ही तो टैक्स दूंगा, दैट इज इनकम टैक्स। एंड एट द सेम टाइम अगर मेरी कोई कॉर्पोरेशन होती, कोई कंपनी होती तो कंपनी ही टैक्स देगी।
मैं किसी और कंपनी को थोड़ी बोलूँगा कि आप मेरी कंपनी का टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ऐसे ही कैपिटल गेन टैक्स। अगर मैं कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूँ 20-25 साल के लिए और उनकी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है तो गवर्नमेंट उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लेती है। सेम ज्वेलरी में भी अप्लाई होता है। गोल्ड अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो तो ओवर द ईयर्स उसकी वैल्यू बहुत एप्रिशिएट हो जाती है, गवर्नमेंट उस पर आपसे कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करेगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका एक लैंड है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है एवरी ईयर, अब 10 साल के बाद उस लैंड की प्रॉपर्टी अगर आप सेल करोगे, लैंड या फिर प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, तो आपको उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जिसका लैंड है वही तो कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा जब लैंड को सेल करेगा। आप 20-25 साल के बाद जब शेयर सेल करोगे, उनकी वैल्यू इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स आप ही पे करोगे, आपकी इनकम पे आप टैक्स पे करोगे, आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स। सो दैट इज वाई इसका बर्डन शिफ्ट नहीं करा जा सकता। जिसके ऊपर इम्पोज करा जाता है पे भी वही करता है, करेक्ट। तो सेम पर्सन पे बर्डन और इंसिडेंस लाई करते हैं डायरेक्ट टैक्स के केस में, ठीक है। तो इससे आपकी इनकम डायरेक्टली अफेक्ट होगी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, टैक्स कम है, तो आपकी रियल इनकम अभी भी इकोनॉमी में स्टेबल है। बट अगर आपकी नॉमिनल इनकम तो ज़्यादा है बट टैक्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, तो आपकी जो एक्चुअल इनकम और जो रियल इनकम होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपके ऊपर इसका बिल्कुल सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी, आपकी इनकम सीधी सीधी कम हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट टैक्स कम चार्ज करेगी तो आपकी इनकम सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लाने के लिए कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों चार्ज कर रही है? ताकि पब्लिक के वेलफेयर के लिए उसको आगे स्पेंड कर सके। गवर्नमेंट को रोड्स बनानी है, गवर्नमेंट को स्कूल्स बनाने हैं, वहाँ पे ये सारा मनी स्पेंड करा जाता है। फाइन। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और फ्यू एग्जांपल्स जो इनकम एंड प्रॉपर्टी पे लेवाई करे जाते हैं, अप्लाई करे जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज करे जाते हैं कमोडिटीज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। इंडिया में सबसे पॉपुलर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी है, जो 2017 में अनाउंस करा गया था। एंड इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स भी इंडिया में एक अनदर टैक्स है जो अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और लिकर पे लेवाई करा जाता है। तो ये शिफ्ट करा जा सकता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जैसे खाना खाने के लिए जाते हो, आप फूड ऑर्डर करते हो, आफ्टर दैट आपको एक बिल पे करने के लिए आता है। अब रेस्टोरेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो जीएसटी पे नहीं करेगा अपनी पॉकेट से, कस्टमर्स पे करेंगे। कस्टमर रेस्टोरेंट के ओनर को जीएसटी दे देते हैं, देन रेस्टोरेंट का ओनर आगे गवर्नमेंट को पे कर देता है जीएसटी। तो एक तरीके से कस्टमर जो है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। तो इम्पोज किसी और पे हुआ और बर्डन किसी और पे आया। रेस्टोरेंट के ओनर को जीएसटी देना है बट उसने वो बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? अपने कस्टमर्स पे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। बट डायरेक्ट टैक्स में अब जिसकी इनकम होगी वही पर्सन पे करेगा, उसके बिहाफ पर और कोई पे नहीं करेगा। जीएसटी कस्टमर्स पे करेंगे, ओनर पे नहीं करेगा, बट उसके रेस्टोरेंट का जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होगा उसका टैक्स रेस्टोरेंट ही पे करेगा, वो कस्टमर से चार्ज नहीं करा जा सकता। दैट्स व्हाई दैट विल बी कॉर्पोरेट टैक्स। उसकी इनकम का जो टैक्स होगा वो खुद ही पे करेगा, कस्टमर पे नहीं करेंगे। कस्टमर जीएसटी दे देंगे, उसकी पर्सनल इनकम का टैक्स, उसकी रेस्टोरेंट का टैक्स वो डायरेक्टली खुद पे करता है। अंडरस्टूड? जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी। अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करवाते हो यहाँ पर सेल करने के लिए, तो आप कस्टम ड्यूटी अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को पे करोगे या फिर आप कस्टमर जिसको वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उससे कवर करके आप दोगे गवर्नमेंट को। अंडरस्टूड? तो कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स कस्टमर पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाते हैं। सो इनडायरेक्ट, अब ये क्वेश्चन एक आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलरली चल रहा है, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड करा जा सकता है? देखो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि हैंडमेड और खादी के प्रोडक्ट्स जिन पे गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करती है। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करोगे तो आप वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी से एस्केप कर सकते हो। बट देखो, इन रियलिटी अगर मैं बात करूं बुक से बाहर निकल के, तो आपको पेट्रोल फिल करवाना होगा, तो आप वैल्यू एडेड टैक्स पेट्रोल पंप पे करोगे और वो आगे फिर गवर्नमेंट को दे देंगे। मार्केट से सामान खरीदोगे, शॉपकीपर को जीएसटी दोगे, वो आगे गवर्नमेंट को दे देगा। तो रियल लाइफ में इसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। बट थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप ऐसी ट्रांजेक्शन्स में एंटर ही मत हो जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। बट बेटा, रेगुलर लाइफ को मतलब स्मूथली चलाने के लिए मार्केट से सामान खरीदना पड़ता है, और आप चाहो या ना चाहो रियलिटी में जीएसटी और वैल्यू एडेड टैक्स हमें पे करने पड़ते हैं। पेट्रोल सब फिल करवाएंगे, मार्केट से सामान सब खरीदेंगे और उन पे जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो रियलिटी में अवॉइड नहीं करा जा सकता। थ्योरेटिकली इफ द क्वेश्चन कम्स, यू हैव टू डिफेंड इट। आपको उसमें फेवर में लिखना है कि हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स मत खरीदो जिन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस
अप्लाई होता है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आपको हमेशा जब भी डिफरेंस बताना होता है, आपको बेसिस बताना होता है किन बेसिस पे आप दो चीज़ों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हो। पहला, इम्पैक्ट। डायरेक्ट टैक्स में बेटा इंडिविजुअल्स और कंपनीज को पे करना होता है, बट जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवाई करा जाता है। फाइन। इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं, कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं। इनका बर्डन शिफ्ट नहीं करा जा सकता। इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पर्सन या सेम कंपनी पे पड़ता है डायरेक्ट टैक्स के केस में। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है। अब जिस पर्सन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसको पे करना है, वो उसका बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है। तो एक्चुअली पेमेंट किसी और से हो रही है, करना किसी और को था, तो वो शिफ्टिंग हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बेटा प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसको टैक्स भी उतना ही ज़्यादा पे करना होगा। स्लैब रेट्स होते हैं, इतनी वैल्यू से इतनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बियॉन्ड अगर आपकी इनकम है एक स्पेसिफिक रेंज तक तो इतना परसेंटेज टैक्स है, उससे ज़्यादा इनकम है तो और ज़्यादा परसेंटेज है। जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतना ज़्यादा परसेंट आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, ताकि आपकी रियल इनकम रिड्यूस हो और गवर्नमेंट आपसे कलेक्टेड जो पैसे हैं उसको अनप्रिविलेज लोगों के वेलफेयर के लिए यूज कर पाए। सो दैट्स व्हाई ये प्रोग्रेसिव होता है। मोर इनकम मींस मोर टैक्स, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल होता है। आप रेस्टोरेंट में चाहे 100 रुपीज़ का कुछ फूड आइटम ऑर्डर करो या 1000 रुपीज़ का, टैक्स का परसेंटेज 2024 में बेटा अभी 5% है। तो 100 रुपीज़ का खाना खाओगे, एज्यूमिंग कि वो जीएसटी के बिना अमाउंट था, तो 5% उसमें ऐड कर दो, आपको बिल पे करना होगा 105 रुपये का। 100 रुपये रेस्टोरेंट का, 5 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट को रेस्टोरेंट पे कर देगा बाद में। 1000 रुपीज़ का कुछ आप ऑर्डर करो, परसेंटेज 5% ही रहेगा, तो वो 50 रुपीज़ हो जाएगा। फाइन। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मोर एक्सपेंडिचर मीन्स मोर टैक्स, इट्स प्रोपोर्शनेट। जितना अमाउंट उसके साथ 5%। जीएसटी में अलग अलग स्लैब रेट्स हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैंने एग्जांपल लिया है कि जितने अमाउंट का प्रोडक्ट लेते हो या सर्विस लेते हो उसका परसेंटेज आपको जीएसटी पे करना होता है। मोर एक्सपेंडिचर डजंट मीन मोर टैक्स इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बट यस इन डायरेक्ट टैक्स जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना होता है। इसके बेटा कवरेज लिमिटेड है। आप लोग आई एम श्योर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अभी बिलो 18 हो, तो आप लोग तो अभी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करते हो। पर मार्केट से जब सामान खरीदते हो या जब अपने व्हीकल में पेट्रोल फिल करवाते हो तो तब वैट देते हो पेट्रोल पे, जीएसटी देते हो। मार्केट से जब कुछ सामान खरीदते हो आपको पता भी नहीं लगता, बिल के अंदर जीएसटी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है। तो वो रेस्टोरेंट का ओनर या जिस भी शॉप से आपने सामान खरीदा है वो आगे जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देते हैं आपके बिहाफ पे, क्योंकि इनडायरेक्टली वो आपके थ्रू ही गवर्नमेंट को जा रहा है। तो एट द सेम टाइम इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है बिकॉज बहुत लोग इसको इनडायरेक्ट तरीके से पे कर रहे हैं। इसकी कवरेज लिमिटेड है बिकॉज जिन लोगों की स्पेसिफिक रेंज के बियॉन्ड इनकम चली जाती है, या जो कंपनीज हैं, अगर आपको कोई बहुत प्रॉफिट हो रहा है लैंड को सेल करके जो आपने आज से 10-15 साल पहले का परचेज करा हुआ था, तो वही लोग इसमें कंसीडर होते हैं। बट हर कोई इसमें कंसीडर हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और एक क्वेश्चन हमने करा था, इनको क्या अवॉइड करा जा सकता है? करा जा सकता है अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स ना खरीदो जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स। अब हर चीज़ तो टैक्स नहीं हो सकती, तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने टैक्स के अलावा ऐसी बोली हुई हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करती है ताकि उनके जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चल पाएँ। अब सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो वो सब करने के लिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली टैक्स और नॉन टैक्स के जो पेमेंट्स हैं वो कभी कभी सफिशिएंट दोनों मिलकर भी नहीं होते, तो गवर्नमेंट फिर कैपिटल रिसिट्स की तरफ जाती है। बट क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेडली रेवेन्यू रिसिट्स के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ टैक्स और नॉन टैक्स आते हैं। टैक्स के बारे में आपको मैंने अभी ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। अभी पर्टिकुलरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन टैक्स। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कैसे पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है, और ये भी वो ही पैसे हैं जिनसे ना तो गवर्नमेंट के बेटा कोई एसेट्स कम हो रहे हैं और ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पैसे रिटर्न करेंगे पब्लिक को। पहला सोर्स होता है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने अगर, अब यहाँ पर हम बेटा क्योंकि इस चैप्टर में बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन दे रखा था और उस पे इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट पे कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो उनके लिए क्या है, एक रेवेन्यू रिसिट है। रेगुलरली 3-4 महीने में इंटरेस्ट रिसीव होता रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट। ये कोई टैक्स थोड़ी है बट एक रेवेन्यू रिसिट है।
एंड देन इज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट की भी कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे टूरिज्म कैटरिंग कॉर्पोरेशन जिसको हम IRCTC बोलते हैं, देन देयर इज MTNL, देयर इज ONGC, देयर इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उन सब के प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के ही हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज है तो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को ही बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट ने जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ से गवर्नमेंट को डिविडेंड्स रिसीव भी होते हैं। ये इन दोनों में भी कहीं पर टैक्स के बारे में हमने बात नहीं करी। तो प्रॉफिट हो चाहे डिविडेंड हो, ये गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट है। एंड देन इज फीस। गवर्नमेंट बेटा फीस चार्ज करती है उन स्टूडेंट्स से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टडी कर रही हैं। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो फीस देते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसिट का सोर्स होता है। फिर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना है तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। पासपोर्ट इशू करवाने के लिए, वोटर ID कार्ड के लिए, इन सब सर्विसेज को लेने के लिए गवर्नमेंट की एक नॉमिनल सी फीस होती है, वो उनके लिए एक रेवेन्यू रिसिट का सोर्स है। लाइसेंस फीस, ये ड्राइविंग लाइसेंस की फीस नहीं है, ये उन 5 इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, इवन डाइवर्सिफाई करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको अगर लिकर का काम करना है, टबेको का काम करना है, डिफेंस का कुछ काम करना है, तो गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है, चाहे इनको प्रोड्यूस करना है, चाहे इनको कंज्यूम क्यों ना करना हो। अगर आपको बेटा एक पार्टी में अल्कोहल की परमिशन लेनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। आपको अगर शॉप खोलनी है तो आपको लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। आपको डिफेंस का काम स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने पास खुद पर्सनली डिफेंस का कोई आइटम कैरी करना है, आपको गवर्नमेंट को रीजन स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, तभी जाके आपको परमिशन मिलेगी प्रोडक्ट रखने के लिए, चाहे गन रखनी है व्हाट्सोएवर। सो फॉर दैट केस यू विल हैव टू गिव गवर्नमेंट अ लाइसेंस फीस, चाहे प्रोड्यूस करनी है चाहे कंज्यूम करनी है। फिर फाइन्स एंड पेनल्टीज, जब बेटा कोई ट्रैफिक सिग्नल वॉयलेट करता है या गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हम वॉयलेट करते हैं, वी विल हैव टू पे देम फाइन एंड पेनल्टी। आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, अगर आप बेटा हेलमेट नहीं लगाओगे 2 व्हीलर के टाइम पे, ठीक है, तो ये सिग्नल आप ब्रेक करते हो, तो ये चीज़ें मत करो, क्योंकि बेटा सिर्फ ये चालान से रिलेटेड नहीं, ये आपकी सेफ्टी से भी रिलेटेड बातें आ जाती है। ठीक है, लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, उसको बेटा या तो आप ब्रेक कर सकते हो या फिर आप मेक कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू लिव अ लॉन्गर लाइफ, सेफ लाइफ, तो वियर सीट बेल्ट वाइल राइडिंग अ 4 व्हीलर। बेटा 2 व्हीलर के टाइम पे हेलमेट आप जरूर पहनो, चाहे आप राइडर हो चाहे आप बेटा पीछे ट्रैवल कर रहे हो, आप सेकंड सीट पे हो, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू वियर हेलमेट नो मैटर व्हाट। एंड देन एस्टेट्स। एस्टेट्स बेसिकली होते हैं उन पर्सन की प्रॉपर्टी जिनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, बट उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने किसी अपने लीगल हायर के नाम नहीं करी थी। तो अगर बेटा वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था और अगर आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाते हो कि हाँ जी जो अब नहीं रहे वो मेरे फादर या ग्रैंडफादर थे, तो वो प्रॉपर्टी पे राइट गवर्नमेंट का हो जाता है, और जो भी रिकवरी उन पैसों से गवर्नमेंट की होती है उस रिकवर्ड अमाउंट को हम एस्टेट्स बोलते हैं, गवर्नमेंट इसको एस्टेट्स बोलती है। अब अगर आप ये लीगली प्रूफ कर देते हो, जैसे 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे पेरेंट का नेम होता है कि आप ही उनके मतलब सन हो, डॉटर हो, तो वो प्रॉपर्टी फिर आपको ही गवर्नमेंट कर देगी, वो फिर गवर्नमेंट नहीं रखेगी। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता है और वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट फिर सेल करके जो भी अमाउंट रिकवर करती है, दैट इज एस्टेट्स। देन गवर्नमेंट को कुछ कंपनीज से और कुछ इंडिविजुअल से गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिलते रहते हैं, इनको डोनेशंस बोला जाता है। दे आर बेसिकली डन बाय द पीपल और कंपनीज सो दैट गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज़ करे। तो गवर्नमेंट के लिए ये भी एक रेवेन्यू रिसिट्स का सोर्स है। अब जनरली ये तभी दिया जाता है जब कभी कंट्री में कहीं फ्लड आया, कहीं अर्थक्वेक आया, कहीं पर कोई नेशनल इमरजेंसी है, उस टाइम पर लोग गवर्नमेंट को कुछ पैसे जो डोनेट कर देते हैं। ऑल्दो पैसे वो गवर्नमेंट स्पेंड ही करेगी उन लोगों के वेलफेयर के लिए, बट स्टिल वी कंसीडर इट एज रेवेन्यू रिसिट फॉर द गवर्नमेंट। एंड देन 4 फीचर्स। अब कोई पर्सन के डॉक्यूमेंट्स घर के कंप्लीट नहीं है या गवर्नमेंट का उसने कोई वॉयलेशन करा रूल का, तो वो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट की हो जाएगी एंड द अमाउंट दैट गवर्नमेंट विल रिकवर विल बी कॉल्ड एज 4 फीचर्स। तो ऐसा काफ़ी केसेस में होता है कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ से मतलब प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अलाउ 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर बना रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट या तो ब्रेक कर देगी या फिर वो गवर्नमेंट खुद अंडरटेक करके आपसे उसके राइट्स ले लेगी। तो इन बोथ द केसेस इट विल बी कॉल्ड एज 4 फीचर, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट आपसे रिकवर करेगी। एंड लास्ट वन इज स्पेशल असेसमेंट। आपके आसपास गवर्नमेंट ने रोड बनाई है, आपके आसपास गवर्नमेंट ने अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी दी है, आपके नियर बाय गवर्नमेंट ने पार्क बनाया, आपको गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी, चाहे ये बेसिक एम्यूनिटी हो, चाहे पार्क हो, चाहे मेट्रो हो,
तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो गवर्नमेंट आपसे उसका कुछ परसेंटेज मांगती है, ये क्लेम करते हुए कि ये सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भाई हमने करी आपके एरिया में, इसलिए आपके घर की वैल्यू अप्रिशिएट हुई। तो उस अप्रिशिएटेड वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट डिमांड करती है एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट। तो वैल्यू जो बढ़ गई है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ की वजह से, उसमें गवर्नमेंट अपना शेयर डिमांड करती है, दैट इज, एंड देयर आर मेनी रूल्स फॉर ऑल दिस। सबका परसेंटेज अलग है, सबका अमाउंट अलग है। अब इसमें भी कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, किस एरिया में सेल कर रहे हो, मल्टीपल फैक्टर्स के बाद असेसमेंट का अमाउंट डिसाइड करा जाता है। फाइन। सो इन दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू ऑल दो सोर्सेज जिनसे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी और कोई एसेट डिक्रीज नहीं होगा। दे बोथ आर ऑफ सेम कैटेगरी, दैट इज रेवेन्यू रिसिट्स। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से पब्लिक से पैसे लेती है तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो पब्लिक को पैसे रिटर्न करे जाएंगे। गवर्नमेंट को जहां पर रिक्वायर्ड लगेगा, जहां पर नेसेसरी रहेगा, वहां पर वो पैसे को स्पेंड करेंगे। फाइन। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की कोई एसेट प्रोड्यूस भी नहीं हो रही, गवर्नमेंट का कोई जा भी नहीं रहा, इनफैक्ट उनके पास पैसे आ रहे हैं तो उनके एसेट का इंक्रीज है। बट डेफिनेशन क्या होती है रेवेन्यू रिसिट्स की? दोज ट्रांजेक्शंस विच नाइदर reduces asset of the government nor increase any liability of the government are classified as revenue receipts। टैक्स हो गए, नॉन टैक्स हो गए। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स के बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। आई बिलीव रेवेन्यू रिसिट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को कंपोनेंट को देख के आइडेंटिफाई कर लेना, इनमें से कोई भी है तो वो भी रेवेन्यू रिसिट है, और किसी भी टाइप का टैक्स है तो वो तो रेवेन्यू रिसिट में आ ही जाएगा, चाहे डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो। आई बिलीव द टॉपिक्स इस मतलब ये सारे ही टॉपिक्स आपको क्लियर है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन माय कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।